ह्यूनवुक अभी मिलिट्री सर्विस में फंसा हुआ है। बाकी हजारों लोगों की तरह उसे भी कमांडर के ऑर्डर्स पर बोरिंग और माइंडलेस ड्रिल्स करनी पड़ती हैं। जब बाकी लोग बस समहाउ सरवाइव कर रहे होते हैं, तब हमारा हीरो चुपके से उनकी पॉकेट से बुलेट्स निकालता है और उन्हें खा जाता है। लंच टाइम आता है, लेकिन ह्यूनवुक कैंटीन नहीं जाता। वो सारे स्पून्स चुरा लेता है और उन्हें भी खा लेता है। तुम सोच रहे होगे ये बंदा ऐसा क्यों है? बात ये है कि जितना ज्यादा मेटल वो खाता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है और उतना ही ज्यादा मेटल वो अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल मैग्नेटो की तरह। रिग्रेशन से पहले सब उसे एम्परर ऑफ स्टील के नाम से जानते थे और मॉन्स्टर्स की कोई भी आर्मी उसे नहीं रोक पाई थी। लेकिन हाई रैंकिंग अवेकनेस के बिट्रेयल की वजह से जो ईविल के साथ मिल गए थे, उसे मार दिया गया। अब वो हर एक मेटल का टुकड़ा खाएगा जो उसे मिले, ताकि वो फिर से बिल्कुल इनविंसिबल एम्परर ऑफ स्टील बन सके। 3 दिन बीत चुके हैं और ह्यूनवुक इतना मेटल खा चुका है कि अब वो 1.3 kg मेटल कंट्रोल कर सकता है। उसी रात उसकी नाइट ड्यूटी होती है। जब एक मॉन्स्टर पोर्टल ओपन होने वाला होता है, वो अपने दोस्त जॉन मो को पोस्ट पर रहने को बोलता है और खुद राइफल लेके पोर्टल की जगह की तरफ निकल जाता है। उसी वक्त गेट ओपन होता है और ब्लड थर्स्टी गॉब्लिन्स का झुंड बाहर निकलता है। बाकी सब लोग अपने डॉम्स में गहरी नींद सो रहे होते हैं। एक गॉब्लिन डॉम की तरफ देखता है और दूसरा जोर से चीख मारता है, हंट शुरू करने का सिग्नल देता है। लेकिन मूव करने से पहले ही एक गॉब्लिन ह्यूनवुक के वेपन की फोर्स से पीछे उछल जाता है, क्योंकि ह्यूनवुक पहले से ही उनके सामने खड़ा होता है। बाकी गॉब्लिन्स शॉक में फ्रीज हो जाते हैं और अपने गिर चुके साथी को घूरते रहते हैं। ह्यूनवुक अंदर से बहुत एक्साइटेड होता है। वो इस पल का 3 दिन से वेट कर रहा था। तभी एक गॉब्लिन के उठने की आवाज उसके थॉट्स तोड़ देती है। अपना वेपन मैनिपुलेट करते हुए ह्यूनवुक सोचता है कि वो हमेशा से एम्बुश में अच्छा रहा है, शायद इस बार ये काफी होगा लेवल 1 बनने के लिए। उसे सब कुछ दोबारा रिपीट करना पसंद नहीं, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है कि यही उसकी जिंदगी है। जैसे ही एक गॉब्लिन उसकी तरफ चार्ज करता है, ह्यूनवुक बिल्कुल रेडी होता है। सिर्फ उंगली हिलाकर वो अपने डैगर को कंट्रोल करता है और सीधा गॉब्लिन की गर्दन काट देता है। हंट शुरू हो चुकी होती है। बाकी गॉब्लिन्स अटैक की तैयारी करते हैं, लेकिन ह्यूनवुक का ध्यान जमीन पर पड़े माना कोर पर होता है। फ्यूचर जानते हुए वो टाइम वेस्ट नहीं करता। वो कोर को अपनी तरफ खींचता है और उसे निगल लेता है। गॉब्लिन्स बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते उन्होंने क्या देखा। ह्यूनवुक उन्हें इरिटेशन के साथ देखता है और उनके बदबू मारते माना का मजाक उड़ाता है। सच तो ये है कि वो स्टील भी खा सकता है, और क्योंकि माना कोर्स माना स्टील से बने होते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उनकी जरूरत होती है। उसी मोमेंट उसका सिस्टम उसे माना स्टील कंज्यूम करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जैसे ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसकी माना बढ़ जाती है। स्क्रीन देखकर वो स्माइल करता है, क्योंकि इसका मतलब है वो सच में फास्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अगर वो सारे गॉब्लिन्स खा ले तो उसकी लाइफ काफी इजी हो सकती है। फिर वो अपना बेयरनेट पेड़ से निकालता है गॉब्लिन्स को फीस्ट बनाने के लिए। थोड़ी देर पहले जब ह्यूनवुक मो के साथ होता है, तब अचानक दूर से चिल्लाने की आवाज आती है। जॉन मो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही ह्यून उसे चुप रहने का सिग्नल देता है और झूठ बोलता है कि उसे पास में मेटल मूवमेंट फील हो रही है। जॉन मो डिसबिलीफ में उसे घूरता है। उसके हिसाब से ह्यूनवुक सिर्फ पास की मेटल को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने सीनियर की बात मान लेता है। सोचता है शायद ह्यूनवुक कोई ऐसा मेटल सेंस कर रहा हो जो उसे दिख नहीं रहा। जॉन सजेस्ट करता है कि बेस को रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन ह्यूनवुक तुरंत मना कर देता है। वो बोलता है कि ब्रांच बेस में कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा अगर वो कहे कि सिर्फ मेटल वेपन सेंस करके उसे एक अननोन एफ रैंक प्लेयर की मूवमेंट फील हुई है। जॉन बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है कि अब क्या करें। तब ह्यूनवुक काम और कन्विंसिंग टोन में कहता है कि वो खुद जाकर चेक करेगा। साथ ही वो जॉन से प्रॉमिस लेता है कि वो किसी भी कंडीशन में अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा और कुछ भी रिपोर्ट नहीं करेगा। अपने लॉयल सबऑर्डिनेट को फूल करने के बाद ह्यूनवुक गेट की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसे गॉब्लिन्स का झुंड दिखता है। उसने जॉन से झूठ बोला था, क्योंकि अगर मिलिट्री को पता चल गया तो चाहे वो गॉब्लिन्स को खुद ही मार दे, उनके माना कोर्स फिर भी आर्मी के हो जाएंगे। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो और गॉब्लिन्स पर अटैक करता है और काफी को गिरा देता है। उसका फोकस जमीन पर पड़े पैरों पर होता है, ताकि वो लड़खड़ा कर गिर जाए। इसी बीच एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा बॉस मॉन्स्टर सब कुछ देख रहा होता है और गुस्से में दांत पीस रहा होता है जब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को एक एक करके गिरते देखता है। ये सब ह्यूनवुक के प्लान का हिस्सा होता है और गॉब्लिन्स की दर्द भरी चीखें सुनकर वो काफी खुश होता है। एक गॉब्लिन पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूनवुक तुरंत एक गिरे हुए गॉब्लिन की ब्लेड उठाता है और बिल्कुल शेफ की तरह चिकन काटने जैसी एफिशिएंसी से दुश्मनों को काटना शुरू कर देता है। अपनी पिछली जिंदगी में ह्यूनवुक एक स्नीक अटैक की वजह से मरा था। तब से उसे ऐसे कावर्डली अटैक से नफरत है, इसलिए बिना सोचे समझे वो उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है। फिर वो बाकी गॉब्लिन्स को घूरकर डार्क टोन में धमकी देता है कि अगर किसी ने दोबारा पीछे से अटैक किया तो वो उसे जिंदा खा जाएगा। ये सुनकर गॉब्लिन्स क्लियरली कांप जाते हैं। उनका डर देखकर ह्यूनवुक समझ जाता है कि अब गेम के फाइनल स्टेज का टाइम आ गया है, यानी बॉस मॉन्स्टर को ढूंढने का। वो हर डायरेक्शन में नजर डालता है, गॉब्लिन शैमन को स्पॉट करने की कोशिश करता है। जब उसे कोई साइन नहीं मिलता तो वो उसे बेट करने का प्लान बनाता है। वो जोर से अनाउंस करता है कि उसे एक वैल्यूएबल आइटम मिल गया है और जानबूझकर खुद को ओपन छोड़ देता है, जैसे वो आइटम कलेक्ट कर रहा हो। वो जानता है कि गॉब्लिन शैमन उसके मिनियंस जितना डम नहीं है, इसलिए वो एक्ट कंटिन्यू करता है और खुद को वल्नरेबल दिखाता रहता है। उसे पूरा यकीन है कि शैमन इस चांस का फायदा उठाएगा। बेचैन होते हुए वो शैमन के सामने आने का वेट कर रहा होता है। उसी वक्त गॉब्लिन शैमन भी बिल्कुल यही सोच रहा होता है और अपनी मैजिक कास्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही ह्यूनवुक जमीन से पत्थर उठाता है, उसके नीचे की जमीन अचानक फट
जाती है। इसी बीच सर्वेलेंस रूम के अंदर एक सोल्जर जल्दी से प्लेटून लीडर को जगाता है और रिपोर्ट करता है कि उसने जमीन के गरजने की आवाज सुनी है। लीडर को डिस्टर्ब होने पर काफी इरिटेशन होती है और वो गुस्से में धमकी देता है कि अगर ये सब बेकार निकला तो वो उसे मार देगा। उधर ह्यूनवुक और गॉब्लिन्स के पास जमीन के फटने से काफी गॉब्लिन्स इंजर्ड हो जाते हैं और बाकी डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं। लेकिन गॉब्लिन शैमन का एटीट्यूड बिल्कुल कॉकी होता है। वो अपनी मैजिक के रिजल्ट से खुद को काफी खुश समझता है, पर उसका ये अटैक उल्टा पड़ जाता है क्योंकि इससे ह्यूनवुक को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। जैसे ही ह्यूनवुक जोर से उसकी पोजीशन शाउट करता है, गॉब्लिन शैमन शॉक हो जाता है। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना ह्यूनवुक उसकी तरफ एक डैगर फेंक देता है। गॉब्लिन शैमन तुरंत डॉज करता है और हवा में जंप करके उस वेपन को वापस ह्यूनवुक की तरफ किक कर देता है। इस पर ह्यूनवुक ड्रामेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करता है और सार्कास्टिकली बोलता है कि वो एक परफेक्ट शॉट था। शैमन इस बात पर ग्रिन करता है, क्लियरली मजा ले रहा होता है। लेकिन ह्यूनवुक अभी खत्म नहीं होता। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को हवा में गॉब्लिन शैमन की तरफ भेजता है और बोलता है कि पिछला अटैक बस एक ट्रैप था। पर ह्यूनवुक तब शॉक हो जाता है जब गॉब्लिन शैमन हवा में ही ग्रेट स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, बिल्कुल उसकी गर्दन में घुसने से पहले। उस मोमेंट वो अपने आप को अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करता है कि पिछली जिंदगी में वो सच में फेलियर था, क्योंकि ये वही शैमन है जिसने तब भी उसका वेपन इतनी आसानी से पकड़ लिया था। तलवार पकड़ने से गॉब्लिन का हाथ इंजर्ड हो जाता है, जिससे ह्यूनवुक उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि जो बंदा इतने गॉब्लिन्स भेजता है उसे छोटी सी स्क्रैच पर कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। फिर वो कॉन्फिडेंटली अनाउंस करता है कि वो सबको एक ही बार में खत्म कर देगा। लेकिन सच तो यह है कि ह्यूनवुक ब्लफ कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास अभी कोई सॉलिड प्लान नहीं होता। उल्टा गॉब्लिन्स और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनका बॉस फाइट में टिका हुआ है। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है। वो अपना 40% माना ऑलरेडी यूज कर चुका होता है और सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि माना केयरफुली मैनेज करे। मजबूर होकर वो अपनी गन का सेफ्टी ऑफ करता है और गॉब्लिन शैमन का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। चाहे उसे कितना भी डैमेज मिले या दर्द हो, वो डिसाइड कर चुका होता है कि शैमन को मारकर उसका माना स्टोन खाएगा और फिर गार्ड हाउस वापस जाएगा। इसी बीच गॉब्लिन शैमन एक डेंजरस ग्रिन देता है। तभी ह्यूनवुक को जॉनो की आवाज सुनाई देती है, जो एक पल के लिए उसका ध्यान भटका देती है। एक चालाक गॉब्लिन ह्यूनवुक पर डायरेक्टली अटैक करने के बजाय जॉनो की तरफ भागता है, जिसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है। ये देखकर ह्यूनवुक दांत पीस लेता है। गॉब्लिन जैसे ही जॉनो पर अटैक करने वाला होता है, ह्यूनवुक जोर से उसे नीचे झुकने को चिल्लाता है। जॉनो जैसे ही डक करता है, ह्यूनवुक अपनी ग्रेट स्वॉर्ड गॉब्लिन की तरफ फेंक देता है। गॉब्लिन ब्लेड को डॉज कर लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड ह्यूनवुक आगे बढ़ता है, गन को गॉब्लिन के मुंह में एम करता है और ट्रिगर दबा देता है। तभी एक और गॉब्लिन हवा में जंप करके सीधा उस पर आता है। ह्यूनवुक दोबारा फायर करता है, लेकिन मिस हो जाता है। उसी मोमेंट उसे समझ आता है कि ये गॉब्लिन सिर्फ सैवेज ही नहीं बल्कि स्मार्ट भी है। इसी वक्त ह्यूनवुक के वॉकी टॉकी से आवाज आती है, जिसमें गन फायर की आवाज के बारे में पूछा जाता है और रिपोर्ट मांगी जाती है। ये सुनते ही ह्यूनवुक तुरंत रिप्लाई करता है, अपनी लोकेशन बताता है और कंफर्म करता है कि उनके एरिया में एक गेट ओपन हो चुका है। वो क्रीचर्स को गॉब्लिन्स आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि ये शायद फर्स्ट वेव के बचे कुचे मॉन्स्टर्स हैं जो पहले एरिया छोड़ कर गए थे। कैजुअलिटीज के बारे में पूछे जाने पर वो जॉन मो की तरफ देखता है, जो क्लियरली शेकन होता है पर सेफ होता है और कामली बोलता है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने के बाद कमांड सेंटर से उसके सुपीरियर ऑर्डर देते हैं कि गार्ड हाउस के सारे सोल्जर स्टैंड बाय पर रहें और अपनी पोजीशंस डिफेंड करें। उसी मोमेंट ह्यूनवुक को तुरंत कुछ समझ आ जाता है। लेफ्टिनेंट सेओ युन्हा जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाली होती है। सेओ युन्हा, जो एम्प्टी पैराडिन्स की लीडर है, गेट के बारे में पता लगते ही उससे डील करने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन ह्यूनवुक की टेंशन कुछ और ही होती है। वो जानता है कि अगर सेओ युन्हा आ गई तो वो अकेले ही गेट क्लियर कर देगी और फिर जो भी आइटम्स मिलेंगे, चाहे वो लेजेंडरी ग्रेड के ही क्यों ना हो, लीगली सब मिलिट्री के हो जाएंगे। उन आइटम्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एडामेंटियम, वही मेटल जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसे स्टील एम्परर बनाया था। अगर इस बार उसने ये चांस मिस कर दिया तो अगले 4 साल तक उसे एडामेंटियम मिलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अपनी पिछली जिंदगी के लास्ट मोमेंट्स याद करके वो दांत पीस लेता है। कुछ भी हो जाए, वो सबसे पहले उस तक पहुंचने वाला है। इसके लिए ह्यूनवुक समझ जाता है कि एम्प्टी पैलेडिन्स या स्टैंड बाय फोर्सेस के आने से पहले ही मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। नॉर्मली गॉब्लिन्स को ल्योर करने के लिए इंसान का होना जरूरी होता है। जॉन मो एक सवाल पूछता है, लेकिन ह्यूनवुक कोई जवाब नहीं देता। उसका दिमाग पूरी तरह से बिजी होता है ये एनालाइज करने में कि गॉब्लिन्स नेक्स्ट प्रे के लिए कौन से रास्ते ले सकते हैं। उसके दिमाग में सिटी सेंटर का आइडिया आता है, लेकिन वो तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इतनी ज्यादा पॉपुलेटेड जगह गॉब्लिन्स के लिए सही नहीं होती, क्योंकि वहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है और वो इजिली एक्सपोज हो जाते हैं। तभी 6th पोस्ट से रिपोर्ट आती है, वहाँ गॉब्लिन्स दिखना शुरू हो गए होते हैं। ह्यूनवुक बिना सोचे समझे कॉल एक्नॉलेज करता है, मदद करने के इंटेंशन से, लेकिन उसे तुरंत रेजिस्टेंस मिलती है। ऑर्डर्स आते हैं कि हर स्क्वाड अपनी असाइन पोस्ट पर ही रहे। रिप्लाई की टोन से क्लियरली पता चलता है कि F रैंक सोल्जर्स जैसे उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। इस बात में डिसबिलीफ और थोड़ा सा मजाक भी छिपा होता है। जॉन मो क्लियरली नर्वस होता है और अपनी कंसर्न बताता है। पनिशमेंट का डर होता है, गार्ड हाउस में बंद कर दिए जाने का रिस्क भी रियल होता है, लेकिन ह्यूनवुक बिल्कुल काम रहता है। वो जानता है कि 6th पोस्ट काफी हद तक लॉन्ग रेंज प्लेयर्स पर डिपेंड करता है, जैसे मेजेस और आर्चर्स, जो क्लोज रेंज एनिमीज जैसे गॉब्लिन्स के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल करेंगे। जॉन मो फिर प्रोटेस्ट करता है, पूछता है कि वो लोग वहां जाकर क्या ही फर्क डाल पाएंगे। ह्यूनवुक शांत रहकर बस इतना ऐड करता है कि वो उसकी
हेल्प भी करेगा और एक क्वाइट ग्लांस के साथ अपना डिसीजन क्लियर कर देता है। ये सडन रियलाइजेशन जुनमो को बिल्कुल शॉक कर देता है। वो बिल्कुल रेडी नहीं होता इस बात के लिए। इसी बीच 6th पोस्ट से इमरजेंसी बैकअप रिक्वेस्ट आती है। उनका कॉर्पोरल डाउन हो चुका होता है। उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखें। रैपिड रिस्पांस यूनिट ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुकी होती है, लेकिन जब तक वो नहीं पहुंचती उन सोल्जर्स को अपनी जान लगाकर पोस्ट डिफेंड करनी होती है। अपनी सुपीरियर्स के ग्रिम ऑर्डर्स सुनकर सोल्जर्स ये मान लेते हैं कि शायद वो वैसे भी मरने वाले हैं। गॉब्लिन्स ऑलरेडी उनके आसपास घूम रहे होते हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अंदर एक सोल्जर अपने कॉर्पोरल की तरफ देखता है जो मुश्किल से खड़ा रह पा रहा है। कॉर्पोरल मानता है कि बैरियर गॉब्लिन्स को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। बेचैनी बढ़ने लगती है और सोल्जर भीख मांगते हुए पूछता है कि मदद कब आएगी, या फिर तब आएगी जब सब मर चुके होंगे। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अचानक बाहर अजीब सी खामोशी छा जाती है। तब गॉब्लिन्स पीछे हट जाते हैं और उनका बॉस आगे आता है। एक टेढ़ी सी कमांड के साथ वो आसपास के पत्थरों को कंट्रोल करता है और उन्हें गार्ड हाउस पर फेंक देता है। तुरंत जोर का इम्पैक्ट होता है। छत टूटने लगती है, हवा में धूल भर जाती है और सोल्जर्स में पैनिक फैल जाता है। उन्हें अच्छी तरह पता है अब क्या होने वाला है। गॉब्लिन बॉस आ चुका है और वो गार्ड हाउस को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। उसके बाद जो लोग जिंदा बचेंगे उन्हें ऑल्टर तक घसीट कर ले जाया जाएगा, जहाँ गॉब्लिन मिनियंस खुशी खुशी उनका दिल जिंदा ही निकाल लेंगे। अपनी हालत की पूरी डरावनी सच्चाई समझकर कॉर्पोरल टूट जाता है। कांपते हुए हाथ से अपना वेपन पकड़कर वो खुद अपनी जान लेने की तैयारी करता है, ये सोचकर कि ये आने वाले दर्द से कम होगा। ये देखकर उसका सबॉर्डिनेट रो पड़ता है। बाहर गॉब्लिन शैमन चुपचाप सब देख रहा है, गेम खत्म करने के लिए रेडी। तब अचानक टूटते हुए गार्ड हाउस के अंदर एक आवाज गूंजती है। ह्योनुक आ चुका है मदद के लिए। शांत आवाज में वो उन्हें लाइट पर एम करने को कहता है। उनमें से एक पार्क नाम का आर्चर को बोला जाता है कि रेडी रहे और ह्योनुक के सिग्नल का वेट करे। ह्योनुक बार बार जोर देता है कि फायर स्किल तभी एक्टिवेट करनी है जब वो क्यू दे। कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से पार्क अपना बोगन रेडी करता है, ह्योनुक के इंस्ट्रक्शंस को एक आखिरी उम्मीद मानकर। उसे पता है कि नॉर्मली ऐसी गॉब्लिन वेव को संभालने के लिए पूरी आर्चर यूनिट चाहिए होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और घनी अंधेरी में वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा ताकि सही एम लगा सके। तब ह्योनुक शांति से कहता है कि पार्क को सिर्फ एम पर ध्यान देना है, ट्रिगर का काम वो खुद संभाल लेगा। अपनी बात पर खरा उतरते हुए ह्योनुक शॉट का कंट्रोल ले लेता है, जिससे पार्क पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। फायर एरो बो से निकलता है और उस गॉब्लिन को लगता है जिसे ह्योनुक पहले ही पकड़ के रोक चुका होता है। अगले ही पल एरो गॉब्लिन के बॉडी के अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। इस प्लांट मूव में ह्योनुक सिर्फ 1% माना यूज करता है और इतनी ज्यादा एफिशिएंसी देखकर उसे थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि उसने बिना अपनी एनर्जी ड्रेन किए एक आर्चर की डिस्ट्रक्टिव पावर को यूज करने का तरीका ढूंढ लिया है। गार्ड हाउस के अंदर पार्क हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि उसका एम बिल्कुल टारगेट पर लगा। ये सब देखकर गॉब्लिन शैमन गुस्से में पत्थरों की वेव छोड़ता है और उन्हें ह्योनुक की बर्फ फेंक देता है, लेकिन ह्योनुक आखिरी पल में नैरोली अटैक डॉज कर लेता है। बिना घबराए वो फिर से शांति से पार्क को रीलोड करने और लाइट पर एम करने को कहता है। एक के बाद एक गॉब्लिन्स गिरते जाते हैं, एग्जैक्ट फायर पावर से जलकर राख बन जाते हैं। हर किल को गॉब्लिन शैमन देखता रहता है और अब वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी आर्मी को राख बनते हुए देख रहा है। इसी बीच पार्क जूनो को बॉस मॉन्स्टर ढूंढने का टास्क दिया जाता है और वो सोचता रह जाता है कि ये कैसे करे। अगर वो गॉब्लिन को ढूंढ भी ले तो सिग्नल भेजने से पहले ही ये एक सुसाइडल मिशन होगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि ह्योनुक के इंटेंशंस कुछ अजीब लग रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय पूरा गेट अकेले ही क्लियर करने का प्लान बना रहा हो। उसके थॉट्स अचानक तब रुक जाते हैं जब एक गॉब्लिन उस पर झपटता है, लेकिन अटैक होने से पहले ही ह्योनुक का फेंका हुआ डैगर उड़ता हुआ आता है और उस गॉब्लिन को चीर देता है, उसे डिसेबल कर देता है। लेकिन ये मेन टारगेट था ही नहीं। अगले ही पल ह्योनुक की ट्रिगर की हुई फायर एरो गॉब्लिन शैमन के पास की गॉब्लिन्स को लगती है और वो आग में जल उठते हैं। फिर ह्योनुक जूनो को सिग्नल देता है कि राइफल पोजीशन में लगाए और जूनो बिना सोचे समझे मान जाता है। उस छोटे से पल में वो सोचता है कि क्या ये सच में वही ली ह्योनुक है जिसे वो हमेशा से जानता था। इसी बीच ह्योनुक शांति से वेट करता है। अब तक गॉब्लिन शैमन को काफी देख लेना चाहिए था। जब उसके मिनियंस राख बन चुके थे, इतना प्रवोक होना काफी होना चाहिए था कि वो खुद सामने आ जाए। तभी सिस्टम एक वार्निंग भेजता है हैवी माना कंजम्पशन के बारे में। उसका माना सिर्फ 12% रह जाता है। वो नंबर देखते ही उसका गुस्सा भड़क उठता है। उसका माना लगभग खत्म हो चुका है और उसके सबऑर्डिनेट्स अभी भी डेंजर में है। वो दांत पीस लेता है, खासकर गॉब्लिन शैमन पर गुस्से में जो अभी भी छुपा हुआ है। तभी केओस के बीच एक मदद की चीख गूंजती
लगती है। ये जूनो की आवाज होती है। गॉब्लिन शैमन ने उसका सिर अपनी पकड़ में रख लिया होता है। यूनुक बॉस मॉन्स्टर पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन क्रीचर चालाकी से जूनो को शील्ड की तरह यूज करता है। उसके सीने में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भर जाता है। वो दांत भींचकर अपना वेपन नीचे फेंक देता है, जैसे सरेंडर कर रहा हो। लेकिन ये सिर्फ एक एक्ट होता है। उसके दिमाग के अंदर उस वक्त तेज रफ्तार से प्लान्स चल रहे होते हैं। उसके चारों ओर गॉब्लिन्स धीरे धीरे पास आने लगते हैं। फिर भी यूनुक जूनो की तरफ बड़ी सी मुस्कान के साथ देखता है और जोर से कहता है कि इसी जूनो की वजह से वो ये फाइट जीतेगा। उसी पल वो ट्रिगर खींच देता है और जूनो की राइफल से गोली चल जाती है, जो यूनुक के इंस्ट्रक्शंस पर गॉब्लिन शैमन की तरफ सेट की गई थी। ये अनएक्सपेक्टेड शॉट गॉब्लिन बॉस को शॉक कर देता है और वो जूनो को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। यूनुक तुरंत जूनो का नाम चिल्लाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक है। जैसे ही जूनो बताता है कि वो सेफ है, यूनुक समझ जाता है कि अब असली फाइट शुरू हो रही है। वो अपना डैगर यूनुक शैमन की तरफ फेंकता है, लेकिन जब वेपन उसकी पीठ को पियर्स नहीं कर पाता तो उसे एहसास होता है कि वहां लेदर आर्मर पहना हुआ है। उसका माना सिर्फ 9% रह जाता है। सिस्टम की वार्निंग इग्नोर करते हुए वो सोचने लगता है कि आर्मर सिर्फ पीठ पर ही क्यों है। तब बात समझ आती है, ये गॉब्लिन अब फाइट करने नहीं आया था, बल्कि गेट से भागने की तैयारी में था। कुछ पल के लिए यूनुक फ्रीज हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करे। फिर उसकी नजर गॉब्लिन शैमन के गले में लटकी हुई स्टील नेकलेस पर पड़ती है। उस वक्त उसका माना लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ 3% बचा था। फिर भी वो अपना सारा फोकस लगाकर स्टील नेकलेस के जरिए गॉब्लिन को अपनी तरफ खींचता है। आखिरी 1% माना के साथ वो एक लास्ट डेस्परेट मूव में अपना डैगर गॉब्लिन शैमन पर फेंक देता है। इसके बाद उसका माना पूरी तरह खत्म हो जाता है। यूनुक हाफने लगता है, सांस फूल जाती है। नए जन्म के बाद उसका बॉडी क्लियरली आउट ऑफ शेप था और उसे काफी ट्रेनिंग की जरूरत थी। तभी दूर से एक होली लाइट दिखाई देती है, जो क्लियर सिग्नल होता है कि सेऊ युन्हा जल्द ही पहुंचने वाली है। अर्जेंसी के साथ यूनुक गॉब्लिन बॉस की लाश को सर्च करना शुरू करता है, रीइंफोर्समेंट्स आने से पहले उसका माना कोड निकालने के लिए। जैसे ही वो कोड निकालता है, सोल्जर्स की आवाजें गूंजती हैं। उन्होंने गेट ढूंढ लिया होता है। अगले ही पल यूनुक खुद को गन पॉइंट पर पाता है। सीनियर सोल्जर्स उसे घेर कर उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं। कोई और ऑप्शन ना देखकर वो जल्दी से कोड निकाल लेता है और शांति से उनकी तरफ मुड़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसे देखकर सोल्जर्स तुरंत स्ट्रेचर मंगवा लेते हैं, ये सोचकर कि वो जख्मी होगा। सेउना बिल्कुल टाइम पर पहुंचती है और पूरा सीन देख लेती है। वो खुला हुआ गेट देखती है और समझ जाती है कि अगर गेट एक्टिव है तो कुछ गॉब्लिन्स अभी भी आसपास होंगे। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा शॉक करती है वो ये होता है कि बॉस मॉन्स्टर को सिर्फ 4 नॉर्मल सोल्जर्स ने गिरा दिया है। वो रुककर गॉब्लिन बॉडीज पर लगे जख्मों को नोटिस करती है। हर इंजरी एक जैसे पैटर्न को फॉलो करती है, बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज और यूनिफॉर्म, जो मल्टीपल लोगों का काम लगता ही नहीं। कंक्लूजन सिंपल होता है, ये सब एक ही इंसान का काम है। इसी बीच यूनुक को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने सक्सेसफुली एडामेंटियम कोर कंज्यूम कर लिया है। हाँ, ये सिस्टम ये वार्न करता है कि अब्जॉर्प्शन में टाइम लगेगा, क्योंकि उसका बॉडी पहले से ही दूसरे मेटल को प्रोसेस कर रहा है। फिर भी ये न्यूज उसके लिए काफी सेटिस्फाइंग थी। ये मेटल उसे एन्चेंटमेंट जैसी एक नई मैजिक स्किल देता है और टाइम के साथ वो और भी हैवी मटेरियल्स को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा। जब यून्हा पूरे सीन को स्कैन करती है तो उसे यूनुक खुद से हंसते हुए दिखाई देता है, जो इतनी केओस के बीच काफी अजीब लगता है। उसकी हंसी तब और बढ़ जाती है जब उसकी स्क्रीन पर एक नई एबिलिटी का नोटिफिकेशन आता है। अब वो अपनी सेंसरी रेंज में मौजूद हर मेटल को डिटेक्ट कर सकता है। उसी वक्त यून्हा को बताया जाता है कि 6th पोस्ट के पास अभी भी 2 गॉब्लिन्स घूम रहे हैं, लेकिन यूनुक इस हंगामे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसके लिए ये एक शांत पर्सनल विक्ट्री का मोमेंट होता है। चारों ओर मेटल की प्रेजेंस महसूस करते हुए अब उसे बिल्कुल क्लियर सेंस होता है। उसे एक बात पूरी तरह श्योर थी कि ग्रेट स्टील एम्परर वापस आ चुका है। गॉब्लिन गेट इंसिडेंट के कुछ दिन बाद बेस में अफवाहें फैलने लगती हैं। एक F रैंक प्लेयर के अकेले गॉब्लिन्स को हराने की बातें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। 3rd ब्रिगेड 1st बटालियन स्टेशन में 2 फीमेल सोल्जर्स इस बारे में बात करती हैं, हैरानी और डाउट दोनों के साथ। उनमें से एक, जो ड्रामा में पूरी तरह डूबी होती है, एक्साइटमेंट से अपनी वर्जन बताती है, कैसे ऑर्डिनरी सोल्जर्स जो मौत का इंतजार कर रहे थे, एक F रैंक प्लेयर ने आकर मिरेकल की तरह बचा लिया और आसानी से गॉब्लिन्स काट दिए। लेकिन उसकी साथी अभी भी यकीन नहीं करती। उसे ये पूरी कहानी कैंपफायर फैंटेसी लगती है। इसी बीच ये बात ओ सांगुक जैसे सोल्जर्स तक भी पहुंचती है। वो अफवाह सुनकर हंसी उड़ा देता है, बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता। उसके लिए ये सब फेरी टेल्स है। पास ही उसका सबॉर्डिनेट पार्क, वही आर्चर जो सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका होता है, इंसिस्ट करता है कि ये सब सच है। वो खुद पर्सनली इस बात की गारंटी देने को तैयार है। तभी वॉनोक वहां आता है, कैजुअल फ्रेंडलीनेस दिखाते हुए, लेकिन पार्क ज्यादा कुछ बोले उससे पहले ही वॉनोक बीच में बोल पड़ता है और सटल तरीके से अपनी अथॉरिटी दिखाता है। वो पार्क को याद दिलाता है कि एक बार उसने सांगुक के सल्यूट एक्सेप्ट करने से पहले ही अपना हाथ नीचे कर लिया था। प्रेशर में पार्क थोड़ा कांप जाता है। एक्यूजेशन
सिचुएशन डिनाई करता है और जल्दी से सांगुक को फिर से सल्यूट करता है ताकि बात बिगड़े नहीं। अब सांगुक का फोकस वॉनुक पर चला जाता है, जिसे अगले टर्म का एस माना जाता है, एक ऐसा सोल्जर जो अपनी रॉ स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, जो नंगे हाथों से गॉब्लिन्स को चीर सकता है। ताने भरे टोन में सांगुक पूछता है कि क्या वॉनुक 3 ऑर्डिनरी सोल्जर्स के साथ मिलकर एक रा गेट गिरा सकता था। वॉनुक सीधा और सिंपल जवाब देता है, नहीं। ओ सांगुक जिद पर अड़ जाता है और मान लेता है कि कोई और होगा जिसने फाइनल ब्लो दिया होगा जब गॉब्लिन भीड़ से अलग हो गया होगा। उसके लिए एक एफ रैंक का ऐसे रोग हो जाना डेंजरस आइडिया है, क्योंकि ये मिलिट्री डिसिप्लिन की बुनियाद को हिला देता है। वॉनुक का चेहरा सख्त और क्रूअल हो जाता है जब वो पार्क का सिर पकड़ लेता है, इस पॉसिबिलिटी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि ये अफवाह मिलिट्री ऑर्डर को डिस्टर्ब करे। इसी बीच बटालियन कमांडर के ऑफिस के अंदर ह्यूनुक को बुलाया जाता है। वो सेयोन और उसकी साथी के सामने खड़ा होता है, कमांडर को सल्यूट करता है और वेट करता है। अभी तक समझ नहीं आता कि उसे क्यों बुलाया गया है। आखिरकार उसे पता है कि मिलिट्री के पास पावर होती है ऐसे मामले क्वाइटली दबा देने की। फिर बटालियन कमांडर सीधे ह्यूनॉक से बात करती है और उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ह्यूनॉक ने डायरेक्ट ऑर्डर को डिसोबे किया था। उसे स्टैंड बाय पर रहना था, लेकिन उसने बिना ऑथराइजेशन के मॉन्स्टर्स की पहली वेव को जबरदस्ती रिपेल कर दिया। ये सुनते ही ह्यूनॉक समझ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। एक भी गलत लफ्ज उसे पूरी मिलिट्री ट्रायल तक ले जा सकता है, इसलिए वो अपने जवाब के बारे में बहुत सोच समझ कर डिसाइड करता है, हर एक शब्द का वेट समझते हुए। आखिरकार वो मान लेता है कि रिपोर्ट सच है, क्योंकि गेट आउटब्रेक होते ही उसने तुरंत रिस्पॉन्स दिया था। कमांडर पहले से ही रिपोर्ट जानती होती है और धीरे से बोलती है कि ये मानना मुश्किल है। लॉजिक के हिसाब से उस जैसा एक एफ रैंक गॉब्लिन्स का शिकार बन जाना चाहिए था, उनका एग्जीक्यूशनर नहीं। ह्यूनबुक बटालियन कमांडर से निकलता प्रेशर क्लियरली महसूस करता है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि ये लड़खड़ाने का टाइम नहीं है, यहाँ एक भी गलती की गुंजाइश नहीं है। इसलिए ट्रेनिंग और सटल्टी के साथ ह्यूनबुक बड़ी चालाकी से ब्लेम थोड़ा सा शिफ्ट करता है, ये इम्प्लाई करते हुए कि उसे खुद बटालियन कमांडर की तरफ से इनजस्टिस महसूस हुई थी। ये अनएक्सपेक्टेड मूव सुनते ही कोई तुरंत प्रोटेस्ट करने लगता है, लेकिन कमांडर हाथ उठाकर उसे चुप करा देती है और ह्यूनॉक को आगे बोलने का सिग्नल देती है। मौका देखकर ह्यूनॉक सीधा खड़ा होता है और अपनी आवाज में रिस्पेक्ट और कंट्रोल्ड एंथुजियाज्म के साथ कमांडर को याद दिलाने लगता है कि उसके वर्ड्स बिल्कुल बटालियन कमांडर के पुराने स्पीच जैसे होते हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर एएमटी टैक्टिकल टेक्स्ट बुक फॉलो किया जाए तो सबसे लो रैंक्ड सोल्जर भी ट्रोल्स जैसे हाई लेवल मॉन्स्टर्स को फेस कर सकता है। बटालियन कमांडर थोड़ा रुक जाता है, अपनी ही बातों की याद से सरप्राइज हो जाता है। हंगवुक वही लाइन दोबारा बोलता है और एम्फसाइज करता है कि जब उन्हें ट्रोल्स से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है तो उसके जैसे किसी के लिए गॉब्लिन को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। वो मानता है कि हाँ, उसने कमांड सेंटर के ऑर्डर्स के अगेंस्ट काम किया, पर सिर्फ इसलिए ताकि 6th पोस्ट पर तैनात सोल्जर्स की जान बच सके। अंदर ही अंदर उसे थोड़ी सेटिस्फैक्शन होती है, उसने लॉजिकली और अच्छे स्ट्रक्चर के साथ जवाब दिया है, लेकिन उसे पता है सिर्फ लॉजिक काफी नहीं होगा, अब इमोशनल पॉइंट दबाने का टाइम है। उसे याद आता है कैसे बटालियन कमांडर हमेशा कहता था कि एक ट्रू सोल्जर रैंक से नहीं बल्कि वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहने और फाइट में सब कुछ देने की विल से पहचाना जाता है। शांत पर स्ट्रॉन्ग आवाज में हंगवुक कहता है कि उसने बस वही किया जो एक ट्रू सोल्जर को करना चाहिए, बिल्कुल कमांडर की गाइडेंस के हिसाब से। वो रिस्पेक्ट के साथ बोलता है कि ऑर्डर्स तोड़ना, टैक्टिक्स यूज करना और अपनी जान रिस्क में डालना, ये सब उस ट्रेनिंग का रिजल्ट है जो उससे इसी लीडरशिप के अंडर मिली। फिर वो लास्ट शार्प बात कहता है, शांत और रिस्पेक्टफुल तरीके से, पर सीधा दिल पर लगने वाली। वो बोलता है कि उसने एफ रैंक होने की बुलिंग और मजाक सब बर्दाश्त किया, क्योंकि वो उस माइंडसेट पर टिका रहा जो उन्हें सिखाया गया था। लेकिन अब जब बटालियन कमांडर जिसने ये बिलीफ दिया था उसके एक्शंस को डिनाई कर रहा है और उसकी जगह पर सवाल उठा रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा मिलिट्री एग्जिस्टेंस ही रिजेक्ट हो रहा हो। अपनी पास्ट लाइफ से हंगवुक इस कमांडर का हिस्ट्री जानता है। जब गेट्स पहली बार खुले और केओस शुरू हुआ, तब ये कमांडर जो उस वक्त 2nd लेफ्टिनेंट था, ऑर्क से लड़ते हुए ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन रिटायर होने के बजाय वो और स्ट्रांग बन के लौटा और बाद में एएमटी को ग्राउंड से बिल्ड करने में हेल्प की। हंगवुक समझ जाता है कि उसने कमांडर के वर्ड्स और लेगेसी याद दिलाकर एक सेंसिटिव नर्व हिट कर दी है। वो सब कुछ इस बेट पर लगा देता है और ये गैम्बल काम कर जाता है। बटालियन कमांडर का सख्त एक्सप्रेशन धीरे से पिघल जाता है। वो आगे बढ़ता है, हंगवुक के कंधे पर मजबूती से हाथ रखता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि आज से हंगवुक
हंगवुक ऑफिशियली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर प्रमोट होता है। इसी इमोशनल पीक पर हंगवुक के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और एक नई स्किल अवेकन हुई है, स्टील फिजिक। इस एबिलिटी से वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और भी प्रॉमिसिंग बात यह है कि सिस्टम बताता है कि अगर वो हाई हार्डनेस मैजिकल मेटल्स कंज्यूम करे तो इस स्किल को और अपग्रेड करके डी रैंक या उससे भी आगे ले जा सकता है। जबकि आसपास के सब लोग बटालियन कमांडर के अनाउंसमेंट से अभी भी स्टंट खड़े रहते हैं। हंगवुक खुद बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसने सही सुना या नहीं। थोड़ी देर बाद हंगवुक 3rd ब्रिगेड 1st बटालियन स्टेशन के ट्रेनिंग रूम में वापस होता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी प्राइड नहीं होती, बल्कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड लगता है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर बनना उसके प्लान का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उसका मिलिट्री में ज्यादा टाइम रहने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो सिर्फ गार्ड हाउस से बचना चाहता था, चेन ऑफ कमांड में ऊपर चढ़ना नहीं। रूम के शैडोज में ओसांग-वुक और वांग-वुक चुपचाप उसे देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में जेलसी और रिजेंटमेंट भरी होती है। हंगवुक को याद आता है कैसे मिन्ही ने तुरंत उसकी प्रमोशन का प्रोटेस्ट किया था। मिलिट्री हिस्ट्री में कभी भी कोई F रैंक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर नहीं बना था। ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड था और कुछ लोग इसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। मौका देखकर हंगवुक ने पोलाइटली थोड़ा टाइम मांगा था सोचने के लिए, जैसे वो मॉडेस्ट और अनश्योर हो, पर सच में उसका डिसीजन पहले ही क्लियर था। अब से हंगवुक डिसाइड करता है कि वो लो प्रोफाइल रखेगा, न ज्यादा अटेंशन लेगा, न स्पॉटलाइट में हीरो बनेगा। उसकी सोच बीच में वांगवुक तोड़ता है, जो कैजुअली पूछता है कि क्या उसकी बेंच खाली है। हंगवुक सीधा नो बोल देता है। वांगवुक के टोन से प्रोवोकेशन फील करते हुए हंगवुक पूछता है कि वो वहां क्यों आया है। डायरेक्ट जवाब देने के बजाय वांगवुक आसानी से वेट्स उठा लेता है और मॉकिंग स्माइल के साथ कमेंट करता है। वो कहता है कि ये देखकर सरप्राइजिंग है कि हंगवुक जैसा फेमस बंदा इतना कम वेट उठा रहा है, जो पूरी यूनिट के लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है। इतना कहने पर सबकी नजर उन दोनों पर चली जाती है। हंगवुक ओसांग-वुक की तरफ देखता है और तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने इस बात को इग्नोर किया तो ओसांग-वुक बात को और बिगाड़ देगा, बिल्कुल उसकी पास्ट लाइफ की तरह। वैसे भी उसने लो प्रोफाइल रहने का डिसाइड किया है, पर इतना भी नहीं कि वो इजी टारगेट बन जाए। कोई ऑप्शन न देखकर वो वांगवुक की तरफ घूमता है, आंखों में आग होती है और उसे स्पार के लिए चैलेंज करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और बात आग की तरह फैल जाती है कि वांगवुक, जो नेक्स्ट टर्म का एस माना जाता है, अब हंगवुक के साथ फेस ऑफ करने वाला है। सोल्जर्स रिंग के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, हवा में एक्साइटमेंट भरी होती है। दोनों फाइटर्स रिंग में आते हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए, फाइट के लिए रेडी। वांगवुक की ग्रिन ही सब बता देती है। वो हंगवुक को जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सिखाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मैच तुरंत शुरू हो जाता है जब वांगवुक रॉ अग्रेशन के साथ हंगवुक पर झपटता है। उसी टाइम फाइटिंग अरीना के बाहर वारंट ऑफिसर चयोन क्लियरली इरिटेटेड होता है जब उसे पता चलता है कि सर्जन चोई योंग जुन वेकेशन पर चला गया है। वो सिर्फ उससे मिलने के लिए इतनी दूर से आया था, खासकर ये सुनकर कि चोई में फ्यूचर में स्वॉर्ड सेंट बनने की पोटेंशियल है। अपने सुपीरियर का गुस्सा देखकर चायोन का सबॉर्डिनेट सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। वो याद दिलाता है कि ये विजिट बिल्कुल वेस्ट होने की जरूरत नहीं है। आखिर नेक्स्ट टर्म का एज बारबेरियन ट्रेट वाला वांगवुक आज यही प्रेजेंट है और फाइट कर रहा है। ये बात चायोन का ध्यान खींच लेती है और वो रुककर सोचता है। सबॉर्डिनेट और जोर देता है कि वांगवुक को इवैल्यूएट करना वर्थ हो सकता है। खाली हाथ वापस जाने से बेहतर है कुछ ना कुछ लेकर जाना। वापस रिंग में हंगवुक तेज रिफ्लेक्स के साथ वांगवुक के गुस्से भरे पंचेस को डॉज करता है। वो डिफेंसिव रहता है, वीविंग और डकिंग करता हुआ, लेकिन तब एक हैवी पंच सीधा लगता है और वो पीछे वॉल में जाकर टकरा जाता है। वांगवुक मौका देखकर तुरंत आगे बढ़ता है और दूसरा स्ट्राइक मारने की कोशिश करता है, पर हंगवुक स्लोर पर रोल करके क्लीन डॉज करता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। वो अपनी जगह मजबूती से खड़ा होता है और वांगवुक को इशारा करता है कि फिर से अटैक करे। उसकी आंखें तेजी से भरी होती हैं, बिल्कुल अनवेवरिंग। इस चैलेंज से प्रोवोक होकर दांत भींचते हुए वांगवुक फिर से चार्ज करता है, बेट को इग्नोर नहीं कर पाता। इसी बीच वारंट ऑफिसर चायोन अपने सबॉर्डिनेट के साथ ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है। सबॉर्डिनेट कहता है कि लगता है जैसे डेस्टिनी ने खुद एक परफेक्ट स्टेज बना दिया हो एक इम्प्रॉम्प्टू ऑडिशन के लिए। वो चायोन को हल्का सा एल्बो करता है और फाइट पर उसकी ओपिनियन पूछता है। चायोन कैजुअली मानता है कि वांग का पंच काफी प्रिसाइज है, लेकिन ये भी पॉइंट आउट करता है कि दुनिया भर की पावर का कोई मतलब नहीं अगर एक हिट भी लैंड ना हो। सबॉर्डिनेट इंसिस्ट करता है कि ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस है, वांगवुक को बस एक हिट लगाना है और गेम ओवर हो जाएगा। चायोन चुपचाप सुनता रहता है, इस बात को वे करता है। उधर रिंग के पास ओसांग-वुक फाइट को देखते हुए गुस्से से भरने लगता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वांगवुक अभी तक एक भी प्रॉपर हिट लैंड नहीं कर पाया और उसे लगता है कि हंगवुक बस उसके साथ इजी जा रहा है। वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि गेम खेलना बंद करे और फुल पावर से लड़े। बाकी लोग भी उसका साथ देते
लेते हैं, क्योंकि सच बोले तो ज्यादातर लोगों ने बेट वंगवुक पर लगाई होती है। पर जो बात किसी को नहीं पता वो ये है कि वंगवुक बिल्कुल भी ईजी नहीं जा रहा। वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। उसका बॉडी यूजुअल से ज्यादा हैवी लग रहा है, पैर धीरे चल रहे हैं। उसे नहीं पता कि हंगवुक चुपचाप उसके बूट्स के अंदर के मेटल को कंट्रोल कर रहा है। हर स्टेप के साथ वंगवुक को ऐसा लगता है जैसे वो इनविजिबल क्विक सैंड में धंस रहा हो। फिर भी वो फोर्स करके आगे बढ़ता है और एक और पंच मारता है, लेकिन हंगवुक फिर से बिना किसी एफर्ट के डॉज कर लेता है। अब वंगवुक के फेस पर क्लियरली कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और थोड़ा पैनिक दिखने लगता है। दूसरी तरफ हंगवुक हल्की सी स्मर्क करता है। उसे पता है वंगवुक को ऐसा लगता है जैसे वो किसी स्वैम्प में फाइट कर रहा हो और हंगवुक इस मोमेंट को फुल एंजॉय कर रहा है। अचानक वंगवुक रुकता है और बोल देता है कि उसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, पर हंगवुक और ज्यादा स्मर्क करता है और ताना मार देता है। शायद अब जब फाइट उसके फेवर में नहीं जा रही तो वंगवुक एक्सक्यूजेस बना रहा है। गुर्राते हुए वंगवुक अपना बिजर्कर मोड एक्टिवेट करता है और उसके साथ बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल भी लेयर कर देता है। उसकी ऑरा भड़क उठती है। हंगवुक इसके लिए पहले से रेडी होता है। उधर चायोन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है जब वंगवुक बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल यूज करता है, जो क्लियरली एक कैजुअल स्पार के लिए नहीं होती। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है वो है हंगवुक का बिल्कुल काम एक्सप्रेशन। वो बिल्कुल भी हिला हुआ नहीं लगता। चायोन की एक्सपीरियंस्ड आंखें नैरो हो जाती हैं। सीन एनालाइज करते हुए उसे समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल रूकी स्पार नहीं है, ये ज्यादा एक रेजिंग बफेलो और पेशेंटली वेट करते लेपर्ड के बीच का शोडाउन लगता है, जिसमें एक अपने क्लॉज छुपा कर बैठा है। चायोन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये फाइट काफी फन है। सबऑर्डिनेट ऑलमोस्ट चमक उठता है और चायोन के रिएक्शन को अप्रूवल समझता है। वो बोलता है कि वंगवुक अपनी वर्थ प्रूव कर रहा है। डी रैंक बॉडी स्ट्रेंथनिंग, ये हाइप जस्टिफाई करने के लिए काफी इंप्रेसिव है। वापस रिंग में वंगवुक का पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब और ह्यूमिलिएशन नहीं, वो सीधा चार्ज करता है और एक हैवी पंच लैंड करता है जिससे हंगवुक हेन के नेट में जाकर टकरा जाता है। ओ सांगबुक उछल पड़ता है और ऐसे चीयर करने लगता है जैसे वो अंडरडॉग को नेशनल चैंपियनशिप जीतते हुए देख रहा हो। पर वंगवुक सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता। उसकी मुट्ठी दर्द से धड़क रही होती है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। ऐसा लगता है जैसे उसने नंगे हाथ से स्टील की दीवार पर पंच मार दिया हो। और एक्चुअली वही हुआ था। हंगबुक ने लास्ट मोमेंट पर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली थी, जिससे उसके हाथ स्टील जैसे हार्ड हो गए थे। वंगवुक अपनी आदत के मुताबिक बुल की तरह चार्ज करता है, पर हंगबुक फिर से रेंज के बाहर निकल जाता है बिना किसी एफर्ट के डॉज करते हुए। फिर अपने स्टील बने पैरों के साथ वो वंगवुक के शिन पर एक ब्रूटल किक मारता है। सच कहूं तो हंगबुक अपनी वैल्यूएबल स्किल्स ऐसे किसी पर वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अगर इस ट्रैश सोल्जर को तोड़कर बुलिंग को बंद कराया जा सकता है तो शायद ये वर्थ इट हो। हंगवुक जब आसानी से वंगवुक को जमीन पर गिरा देता है तो सब लोग शॉक में चुप हो जाते हैं। हवा में डिसबिलीफ भरी होती है, पर चायोन के लिए ऐसा नहीं था। वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। आखिरकार हंगवुक अपना रिस्ट्रेंट का डिस्गाइज उतार कर अपने फैंग्स दिखा देता है। चायोन को ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक लेपर्ड अपने प्रे की गर्दन में दांत गड़ा रहा हो। वो इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है, सोचता हुआ कि क्या ये प्रेडेटर आखिरी हद तक जाएगा और वुनुक की सांस ही बंद कर देगा। पर फाइट अभी खत्म नहीं होती। गुस्से और शर्म से भरा वुनुक अचानक मोमेंटम वापस ले लेता है। वो ह्यूनुक को पकड़ता है और हवा में उठा लेता है। उसे पक्का लगता है कि कोई ट्रिक चल रही है, इसलिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ह्यूनुक को जमीन पर पटकने की तैयारी करता है, एक ही क्रैशिंग ब्लो में फाइट खत्म करने के इरादे से। उसी इंस्टेंट ह्यूनुक का काम टूट जाता है। पहली बार उसके एक्सप्रेशन में चेंज आता है। ह्यूनुक काउंटर करता है और इंटेंस स्कफल कंटिन्यू होता है। फिर बिना वार्निंग के लास्ट मोमेंट पर ह्यूनुक एक फ्लाइंग आर्म बार लगा लेता है, खुद को उस हिट से बचाने के लिए। ये देखकर चायोन सोचता है कि अगर वो पंच लैंड हो जाता तो शायद वुनुक की अपनी कलाई ही टूट जाती। उसे रियलाइज होता है कि वुनुक की इंस्टिंक्ट्स उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शार्प है। जैसे जैसे मैच लंबा खींचता है, चायोन सोचने लगता है कि क्या ह्यूनुक जैसा नॉर्मल प्लेयर सच में वुनुक जैसे बारबेरियन को हरा सकता है या नहीं। वो खुद पर डाउट करता है कि कहीं उसने ह्यूनुक को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया। इसी बीच वुनुक ह्यूनुक को टॉन्ट करता है, पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि ऐसे उसकी आर्म क्रश कर सकता है। वुनुक सिर्फ अपनी उंगलियों से ह्यूनुक को ट्रैप करने की कोशिश करता है, पर ह्यूनुक अपनी स्ट्रेंथ यूज करके उस ग्रिप से निकल जाता है। वुनुक गुस्से में दहाड़ता है जब ह्यूनुक उसे रियर नेकेड चोक
चोक में लॉक कर देता है। चायोन का चेहरा चमक उठता है और वो अप्रूवल में सर हिलाता है, सोचते हुए कि ह्यूनुक की बॉडी कंडीशनिंग बिना किसी स्पेशल स्किल के भी काफी इंप्रेसिव है। वो वूनुक की कैरोटिड आर्टरी को कंप्रेस कर रहा है। इसी बीच ह्यूनुक पीछे से वूनुक से चिपका हुआ है और चोक पकड़ के रखा है। वूनुक चीख कर बोलता है कि उसे बस ब्रूट फोर्स लगानी है और वो उसे झटक कर गिरा देगा। वो अपनी डी रैंक स्किल के साथ बॉडी स्ट्रेंथनिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। उसके सामने एक वार्निंग फ्लैश होती है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को उस रेंज में यूज कर रहा है जो उसके करंट चोक होल्ड के लिए इफेक्टिव नहीं है। ह्यूनुक बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ता।